Investment income in India is the topic for today. Investment income in India, understanding sources, tax implications, and strategies to meet it. These are the topics of introduction. The agenda behind it is to understand what is the investment income, what are the various types of investment income, what are its tax implications, and what are the investment strategies. First, we define what is investment income. Investment income refers to earnings generated from various types of investment. जो भी हम investment करते हैं, the money which is not used for today, हम जो मनी अपने एक्सपेंसेस को आज मीट आउट ना कर हम उस मनी को इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू से कि वो कुछ रिटर्न्स जनरेट करेगी और हमें इन फ्यूचर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगा स्पेंड करने के लिए. दीज अर्निंग्स कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स. ये अर्निंग हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स एंड रेंटल इनकम. इंटरेस्ट आप लोगों ने बताया, हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, एफडी डिपॉजिट करते हैं, बॉन्ड्स परचेज करते हैं, डिबेंचर्स परचेज करते हैं. उस पर जो उस मनी जो हमारा मनी वहाँ इन्वेस्टेड है उस पर जो हमें रिटर्न मिलता है उसको वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. जो इंक्रीमेंट है उसको हम इंटरेस्ट कह रहे हैं यहाँ पे. डिविडेंड, द अर्निंग्स ऑन शेयर्स. कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स मतलब जो हमने कल लास्ट टॉपिक में पढ़ा ही था. कैपिटल गेन मतलब कि जो भी एसेट हमने लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए रखी, अपने पास होल्ड करी और उसके चेंज इन वैल्यूएशन आया और उसकी वजह से हमने खरीदी कम प्राइस पे थी और हमें सेल आउट ज़्यादा प्राइस पे करी, उसकी वजह से हमें जो रिटर्न जनरेट हुए हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन. एंड रेंटल इनकम. हियर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम. सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट इनकम को. इंटरेस्ट इनकम क्या है? अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट्स और सिक्योरिटीज. इट इज़ अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट्स. जो भी अकाउंट जिसमें जो हमें इंटरेस्ट देगा, जो भी मनी हमने उसमें डिपॉजिट कर रखी है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा. या फिर हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सच एज सेविंग अकाउंट हो गए, हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, सीडीज हो गए और बॉन्ड्स हो गए. इंटरेस्ट इनकम इज टिपिकली पेड एट रेगुलर इंटरवल्स. रेगुलर इंटरवल्स पे हमें ये इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है और इनका इंटरवल या टेन्योर भी फिक्स होता है, दैट इज आइदर मंथली, क्वार्टरली और एनुअली. डिविडेंड इनकम क्या है? अब डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ओइंग शेयर्स इन अ कंपनी. जैसे मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड क्या है, ये रिसीव्ड, ये हम किसी और कंपनी के शेयर परचेज करते हैं और शेयर प्रोसेस करने के अपना मनी वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए ये हमें कुछ रिटर्न्स देते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ dividend. When a company earns profits, it may distribute a portion of those profit to the shareholders in the form of dividends. जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसका एक पोर्शन अपने ओनर्स को या शेयर होल्डर्स को भी देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. डिविडेंड्स कैन बी पेड इन कैश और एडिशनल शेयर्स ऑफ स्टॉक. ये किस फॉर्मेट में? या तो कैश के फॉर्मेट में मिल जाता है या फिर डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश ना देकर कंपनी क्या करती है कि मान लीजिए आपके पास 5 शेयर्स है तो 5 की जगह उसने 2 शेयर्स आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे दिए तो आपके पास 7 शेयर्स अब उस कंपनी के हो जाते हैं. कैपिटल गेन्स क्या है? रियलाइज्ड व्हेन इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर हायर प्राइस देन इट्स परचेज प्राइस. कैपिटल गेन्स कैन बी शॉर्ट टर्म फॉर इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर 1 year और लेस और लॉन्ग टर्म फॉर इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर मोर देन 1 year. Long-term capital gains offer benefit from lower tax rates. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, जैसे हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, ये उसी का रिकैप है कि कैपिटल गेन जनरेट होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में. शॉर्ट टर्म में मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट्स को 1 year या उससे कम के लिए होल्ड करते हैं और लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ को हम 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर होता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लोअर है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. रेंटल इनकम क्या है? इट इज जनरेटेड फ्रॉम लीजिंग आउट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज सच एज रेसिडेंशियल होम्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स और लैंड.
रेंटल इनकम क्या है, जब हमारे पास कोई अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल बिल्डिंग है या फिर लैंड है, उसको हम किसी को यूज़ करने के लिए दे देते हैं और वो से हमें अर्निंग्स होती हैं. दीज अर्निंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ रेंट. सो रेंटल इनकम इज टिपिकली रिसीव्ड ऑन अ मंथली बेसिस. जनरली हर मंथ ये रेंटल इनकम रिसीव होती है. अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम हमारी ऐसे आती है रॉयल्टीज. Earnings from intellectual property such as patents, copyrights or mineral rights. Annuities, periodic payments received from an investment in an annuity contract. Investment income is typically subject to taxation and the rates can vary depending on the type of income and the investor's tax situation. Managing and understanding investment income is crucial for effective financial planning and maximizing returns on investment. सो इन्वेस्टमेंट इनकम सब्जेक्ट टू टैक्सेशन है ये भी, और इसमें जो रेट्स डिपेंड करते हैं वो वेरिंग ऑन द इनकम है और इन्वेस्टर की टैक्स सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है. अब इसके डिसीजन को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, यू हैव टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट इनकम, तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर द रिटर्न फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ पेइंग देम द रिटर्न्स एज टैक्स टू द गवर्नमेंट. इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम इन पर्सनल फाइनेंस. अब इस टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंस है, इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये हम अब डिस्कस करेंगे. इन्वेस्टमेंट इनकम प्लेज अ क्रूशल रोल इन पर्सनल फाइनेंस फॉर सेवरल रीजंस. सबसे पहली बात, सबको एडिशनल इनकम चाहिए. एवरीवन वांट्स सप्लीमेंटिंग इनकम, सो इट गिव्स यू दैट सप्लीमेंट. डाइवर्स इनकम स्ट्रीम्स. हमेशा हमें सिखाया गया है नेवर पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट. अपनी सारी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप हमेशा एक जगह पर नहीं रखिए सो दैट कभी भी एक केस ऑफ लॉस, कभी भी कुछ लॉस होता है, कोई थेफ्ट हो जाए, कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक साथ डैमेज होंगी, एक साथ आपकी चली जाएगी. इसलिए हमें क्या करना है, हमें सिखाया गया है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ और सोचते रहिए. तो हमें किसी भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग पे डिपेंडेंट नहीं होना है. हम हमेशा कोशिश करते हैं टू डाइवर्सिफाइज our income streams. So investment income provides an additional source of income beyond salary or wages. This diversification helps reduce reliance on a single income source and provides financial stability. It is a passive income. मतलब passive income मतलब जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसके ऊपर हम या हमारी फैमिली मेम्बर्स डिपेंडेंट नहीं है, बट इट हेल्प्स अस. वो हमारा सप्लीमेंटिंग इनकम है. सो इट इज़ अ पैसिव इनकम. इट ऑफन कंसिडर्ड पैसिव इनकम. इट डजेंट रिक्वायर एक्टिव वर्क टू अर्न. इसमें कोई आपको बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना, अपना ब्रेन या बॉडी से आपको कोई फिजिकल या मेंटल वर्क इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पैसिव इनकम. दिस अलाउज इंडिविजुअल्स टू अर्न मनी इवन वाइल फोकसिंग ऑन अदर एक्टिविटीज़ और ड्यूरिंग रिटायरमेंट. जबकि वो अपना मेन वर्क करते करते भी इस सोर्स से अर्निंग्स अर्न कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी इस सोर्स से अर्निंग्स इजीली जनरेट होती हैं. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग वेल्थ. इससे क्या होता है, हमारे रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं. री इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम सिग्निफिकेंटली इनहेंस वेल्थ एक्यूमुलेशन ओवर टाइम ड्यू टू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. इससे क्या हो रहा है, हमारे अर्निंग्स अपने आप मल्टीप्लाई हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं. अर्निंग्स जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कैन प्रोड्यूस फर्दर रिटर्न्स, एक्सेलरेटेड द ग्रोथ ऑफ वंस पोर्टफोलियो. कैपिटल एप्रिसिएशन. इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफन include capital gains which contribute to the overall increase in the value of an investment portfolio. इससे हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ता है. रिटायरमेंट प्लानिंग. सस्टेनेबल इनकम है, ये हमेशा आती रहेगी. अगर आपको रेंटल इनकम है या आपने कोई बॉन्ड्स परचेज कर दिए हैं या सिक्योरिटीज़ परचेज कर दी है, तो उससे डिविडेंड, इंटरेस्ट, एफडी में अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो वहाँ से आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे. रेंटल इनकम अगर आपकी है तो वो आपको मिलती रहेगी. सो इट इज़ अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम. इन्वेस्टमेंट इनकम इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग. It provides a sustainable source of funds to cover living expenses during retirement, reducing the need to draw down principal investments.
Inflation protection. Certain types of investments, such as stocks and real estate, can provide returns that outpace inflation, helping maintain the purchasing power of retirement savings. कुछ हमारे सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे ऐसे हैं जो हमेशा इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा का रिटर्न ही जनरेट करते हैं, तो इस वजह से हमें इन्फ्लेशन के जो मिसहैप्स है वो हमें यहाँ पे से हम बच जाते हैं. फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस. ये क्या है? एक इमरजेंसी फंड हमारा जनरेट कर देगा जो कि कभी भी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमारे कंटीजेंसी सिचुएशन में वो हमारी हेल्प कर सकता है. इन्वेस्टमेंट इनकम कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स बिल्डिंग और रिप्लेनिशिंग एन इमरजेंसी फंड, ऑफरिंग अ फाइनेंशियल कुशन ड्यूरिंग अनफोर्सीन इवेंट्स और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स. इट इज़ एंड इंडिपेंडेंस. ये हमें इंडिपेंडेंस देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. सो it is a steady stream of investment income which can lead to financial independence, allowing individuals to make life choices based on preference rather than financial necessity. तो अगर हम जो मेरी चॉइसेस है, जो मेरे ड्रीम्स हैं या फिर इच्छाएं हैं, उनको फुलफिल करने में ये मेरी हेल्प कर सकता है, अदर देन कि हम हमेशा ये सोचते रहें कि हमें कोई इमरजेंसी जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है अपने और अपनी फैमिली के पहले उन्हें मीट आउट करना है, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अभी इतनी नहीं है कि जो हम इन एक्सपेंसेस को बियर कर पाए. सो इट हेल्प्स इन द मेकिंग यू लिव लाइफ. टैक्स एफिशिएंसी, ये टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. Some forms of investment income such as long-term capital gains and qualified dividends are taxed at lower rates compared to ordinary income. तो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है या क्वालिफाइड डिविडेंड्स है, उस पर आपको ऑर्डिनरी इनकम से कम रेट पे टैक्स देने पड़ते हैं. यूटिलाइजिंग टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स लाइक IRS और 401ks कैन फर्दर इन्हेंस टैक्स एफिशिएंसी. ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ सिर्फ नाम आपको बताए गए हैं. इसके बाद ये एस्टेट प्लानिंग में भी हमारी हेल्प कर रहा है. इन्वेस्टमेंट इनकम कैन बी स्ट्रेटेजिकली मैनेज टू फैसिलिटेट वेल्थ ट्रांसफर एंड एस्टेट प्लानिंग, इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस. ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हेल्प करता है. मीटिंग फाइनेंशियल गोल्स, ये हमें गोल अचीवमेंट में हेल्प कर रहा है. इन्वेस्टमेंट इनकम कैन हेल्प इंडिविजुअल्स अचीव वेरियस फाइनेंशियल गोल्स सच एज फंडिंग एजुकेशन, परचेजिंग अ होम और ट्रैवलिंग. बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल फंड्स इट कैन एक्सेलरेट द टाइमलाइन फॉर रीचिंग दीज गोल्स. Debt reduction, it can also be used to pay down high interest debt, improving overall financial health and reducing financial stress. अगर कहीं से कोई डेप्ट लिया हुआ है और आपके पास इन्वेस्टमेंट इनकम है तो आप उस फंड को चैनलाइज कर सकते हैं अपने डेप्ट के रीपेमेंट में. एंकरेजिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन, it is a saving habit. Investing encourages a habit of saving and financial discipline. Regular financial discipline means to avoid unnecessary expenses, to learn to save. So अगर आपके पास सेविंग हैबिट है, आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, then only you can save money for your future. Regular contributions to investment accounts and the pursuit of investment income foster a proactive approach to managing finances. So in summary, investment income is a vital aspect of personal finance that enhances financial stability, wealth building, retirement planning, and overall financial security. By incorporating investment income into a comprehensive financial plan, individuals can better achieve their financial objectives and create financial freedom. हम डिस्कस करेंगे यही टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम मैंने आपको बताई ही है. Just a brief recap of these. These are interest income, which is are in the form of fixed deposits and bonds. Dividend income, which can be earned from stocks or mutual funds. Rental income, it is earned from real estate. Capital gains from sale of assets, and other sources are like royalties and annuities. Interest income हमारा जनरेट है. Interest bearing instruments in India offer a variety of options for investors seeking to earn interest on their
investments. These instruments cater to different risk appetites, investment horizons and financial goals. अब हम कुछ ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो इंडिया में अवेलेबल हैं. सबसे पहले we all Indians are familiar with this, that is fixed deposits, FDs. Bank fixed deposits offered by banks, they are one of the most popular investment options. इसमें होता क्या है कि आप कुछ मनी अपना जो जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं दैट इज बीइंग डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट एंड दैट इज फिक्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और उसके बाद आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको उस पर रिटर्न्स मिलते रहते हैं. They provide a fixed rate of interest over a specified period ranging from a few months to several years. फिर हमारे corporate fixed deposits which are issued by the companies. These typically offer higher interest rate than bank FDs but some with higher risk. पर इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है. बैंक में आपका मनी प्योरली सेफ होता है, बिल्कुल सेफ होता है. आपको कभी इमरजेंसी हो तो आप अपनी एफडी को तोड़वा कर अपना मनी हार्ड एंड मनी ले भी सकते हैं. बट कॉर्पोरेट इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली रिस्क कंपनीज के द्वारा जब आप एफडी इशू करी जाती है उसमें ज़्यादा होता है. बट इट ऑल्सो गिव्स हायर रिटर्न्स. सो वी ऑलवेज नो द टर्म दैट इज हायर रिस्क हायर रिटर्न्स. Tax saving fixed deposits, they have a lock-in period of 5 years. ये टैक्स सेविंग भी है, इसमें आपको कम रेट पे टैक्स देना पड़ता है, इस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं भी देना पड़ता. दैट इज लॉक इन पीरियड इसमें 5 years है एंड क्वालिफाई फॉर टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट के 80C सेक्शन के अंडर आपको इसमें टैक्स डिडक्शन मिल जाती है. फिर हमारे रिकरिंग डिपॉजिट आरडीज वो होती हैं जिसमें हम एक फिक्स इंटरवल के बाद रेगुलर इंटरवल के बाद हम एक फिक्स इंस्टॉलमेंट अपने देते रहते हैं. वो मनी हमारा बैंक में डिपॉजिट होता रहता है और उस पर हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिटर्न्स मिलते हैं. A recurring deposit allows investors to deposit a fixed amount regularly, monthly and earn interest at a fixed rate. This is suitable for investors who want to build a corpus through regular savings. जो एक बार में अपना मनी डिपॉजिट नहीं कर सकते और थोड़ा थोड़ा करके उसे करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है. वो लोग अपना जितनी भी सेविंग्स है वो टाइम टू टाइम रेकरिंग डिपॉजिट में लगा सकते हैं और उस पर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और उससे उनका एक लंप सम एक बिगर अमाउंट भी ह्यूज फंड भी क्रिएट हो जाता है, कॉर्पस क्रिएट हो सकता है. Saving account in banks provide a nominal interest rate on the balance maintained. They offer high liquidity and are ideal for short-term savings and daily transactions. ठीक है, जितना भी आपके पास अमाउंट है, जितना भी आप सेव करना चाहें स्मॉल सेविंग्स, वो आप बैंक अकाउंट में रख सकते हैं और उस पर एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाता है. इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं और कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं. Public Provident Fund (PPF). The PPF is a government-backed saving scheme with a 15-year maturity period. PPF में 15 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड है, मतलब आपने एक बार अमाउंट लगा दिया तो उसके बाद आप 15 ईयर्स के बाद ही उसकी मैच्योरिटी होगी, विच इज़ एक्सटेंडेबल इन द ब्लॉक ऑफ 5 years. आप चाहें तो उसके बाद उसे 5 years के लिए आप उसको अपने PPF अकाउंट को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं. It offers attractive interest rates, tax benefits under Section 80C and tax-free interest. National Savings Certificates (NSC) are government-backed saving instruments with a maturity period of 5 years. NSC में 5 years का maturity period है, ये गवर्नमेंट इशू करती है, सेविंग इंस्ट्रूमेंट है ये. They offer fixed interest rates and tax benefits under Section 80C. Interest earned is reinvested and compounded annually. इसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप रीइन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपका एनुअल कंपाउंड होगा. Kisan Vikas Patra KVP is a government saving scheme designed to double the investment amount over a predetermined period, currently around 124 months. 124 महीने का इसमें पीरियड है. 124 महीने के बाद KVP में आपको ये कह रहा है जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट आपको उसका डबल देगी. इट इज़ अवेलेबल एट पोस्ट ऑफिसेज एंड ऑफर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. इस पर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और ये पोस्ट ऑफिस स्कीम है. Post Office Monthly Income Scheme (POMIS). POMIS is a government-backed scheme that provides a fixed monthly interest payout.
इस पे आपको फिक्स्ड मंथली इंटरेस्ट मिलता है। इसमें हाँ कितना भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। द मेच्योरिटी पीरियड इज 5 years एंड इट इज़ आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग रेगुलर इनकम। जो इन्वेस्टर्स हमारे रेगुलर इनकम चाह रहे हैं ये उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। फिर है हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS। SCSS इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल्स एज 60 एंड अबव। एज द नेम सजेस्ट इन इटसेल्फ ये सीनियर सिटीजन स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, तो इट इज डिजाइन फॉर द पर्सन्स हु आर अबव 60 years of age. It offers attractive interest rates, a maturity period of 5 years, extendable by 3 years. इसमें maturity period 5 years है और आप चाहें तो इसमें extension ले सकते हैं 3 years का। And again it provides tax benefits under section 80C। फिर हमारा सुकन्या समृद्धि योजना SSY। SSY is a government backed saving scheme for the girl child, offering high interest rates, tax benefits under section 80C and tax free interest। ठीक है, ये भी हमारी एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है। किसके लिए है? गर्ल चाइल्ड के लिए है और इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं अंडर 80C। और जो रिटर्न आपको मिल रहे हैं वो भी टैक्स फ्री इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट है उस पर भी आपको टैक्स पे नहीं करना। जैसे हम अपने प्रीवियस क्लास में भी समझ रहे थे कि कई रिटर्न्स हमारे ऐसे हैं जिसके आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट तो आपका टैक्स फ्री होता है बट आपको जो है कई समटाइम्स उसमें जो आप रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं वो टैक्सेबल होते हैं। तो SSY में जो रिटर्न्स हैं वो हमारे टैक्स फ्री हैं। द अकाउंट मैच्योर्स व्हेन द गर्ल चाइल्ड टर्न्स 21 और अपॉन हर मैरिज आफ्टर द एज ऑफ 18। या तो वो 21 ईयर्स की हो जाए तब ये मैच्योर कर सकते हैं, तब आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हो, ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। या फिर गर्ल चाइल्ड की 18 ईयर्स के बाद जब भी मैरिज हो जाएगी तो ये अकाउंट मैच्योर हो सकता है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, दे आर कंसिडर्ड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट एंड ऑफर फिक्स रेट इंटरेस्ट। इस पर गवर्नमेंट के द्वारा लो रिस्क है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बैक कर रखा है, गवर्नमेंट बैक फंड चाहिए और इस पर जनरली हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनीज, दे ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट्स इन गवर्नमेंट बट कंपैरेटिवली the risk is again high in comparison to government bonds. Debt mutual funds, these funds invest in a variety of interest bearing instruments like government securities, corporate bonds and money market instruments. They offer potentially higher returns with varying levels of risk. Debt mutual fund हमारे इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन सब का हम एक कॉम्बिनेशन बनाकर इन्वेस्ट करते हैं और इस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। जनरली इस पर हायर रिटर्न्स मिलते हैं और लेकिन उसमें वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क है। मतलब अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर ज़्यादा लगा रखी है तो कम होगा, अगर आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो रिस्क आपका ज़्यादा हो सकता है। ट्रेजरी बिल्स, इसको हम कहते हैं टी बिल्स भी। तो ये जो टी बिल्स हैं ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं विथ मैच्योरिटीज़ ऑफ अप टू 1 year। दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू एंड रिडीम्ड एट पार। ये आप डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो, फेस वैल्यू पे भी इशू कर सकते हो और जनरली ये रिडीम होती हैं एट पार पे, मतलब जितने की है उतने की। डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या है कि एक बॉन्ड अगर एक ट्रेजरी बिल जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की है वो आपने 90 में इशू कर दिया, 95 में इशू कर दिया, तो कम में इशू किया है। मतलब एक 100 रुपीज़ की चीज़ के जो कस्टमर परचेज़ कर रहा है उसको 90 ही देने हैं या 95 ही देने हैं और जब ये मैच्योर होगा तो ये इसमें आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। RBI saving bonds, these bonds are issued by the Reserve Bank of India and offer fixed interest rates with varying maturities। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस है जिसमें मैच्योरिटी डेट अलग अलग होती है। दे आर कंसिडर्ड सेफ एंड प्रोवाइड रेगुलर इनकम थ्रू इंटरेस्ट पे आउट्स। इससे रेगुलरली इनकम जनरेट होती रहती है बिकॉज इस पर रेगुलरली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। So to sum up, interest bearing instruments in India
provide a range of options for investors with different risk profiles and investment horizons. ये अब जिसका जितना रिस्क एपेटाइट है, जो जितना रिस्क बियर करने की पोजीशन पे है, और जितना लंबा या शॉर्ट इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रीवियसली जितने भी अभी आपको इन्वेस्टमेंट वेन्यूज़ बताए गए थे, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इन वेन्यू, उस से किसी भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. From the safety of government-backed schemes to the higher return of corporate bonds, these instruments help investors earn regular interest while preserving capital. Proper selection and diversification of these instruments can enhance financial stability and achieve various financial goals. अब ये तो अभी तक था रिकैप की कौन कौन से इंटरेस्ट इनकम एवेन्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको रेगुलरली इंटरेस्ट इनकम मिलती रहेगी. बट अब डिस्कस कर लेते हैं कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा. क्या वो इनकम जो इंटरेस्ट इनकम हमें मिल रही है वो टैक्सेबल होगी या टैक्स फ्री होगी, कि इनकी इनकम टैक्सेबल है कि इनकी नहीं है. दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. Interest income in India is subject to taxation, and the tax treatment varies depending on the type of interest bearing instrument. Here is an overview of how different types of interest income are taxed. बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, एफडीज एंड रिकरिंग डिपॉजिट, आरडीज. पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि एफडीज में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल है तो कितना है, उसमें से कोई डिडक्शन आपको मिल सकती है, किसी तरह की छूट आपको मिल सकती है, तो वो कैसे मिलेगी. एंड सिमिलरली वी विल डिस्कस अबाउट आरडीज. So interest income is the interest earned on bank FDs and RDs is fully taxable under the head income from other sources. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर जितनी भी आपका एफडी से इंटरेस्ट इनकम हो रही है या आरडी से इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो फुली टैक्सेबल है. मतलब जितनी भी आपको इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर आपको जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से के स्लैब में टैक्स रेट लगता है उस पे उसी रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस. तो ये जो है टैक्स है वो बैंक ही काट लेता है, टीडीएस ही कट जाता है हमारा ऐसे. तो बैंक डिडक्ट टीडीएस एट 10% इफ द इंटरेस्ट इनकम एक्सीड ₹40,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर और ₹50,000 फॉर सीनियर सिटीजन. तो बैंक टीडीएस किस सिचुएशन में काटता है? बैंक टीडीएस काटता है तब जब आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल सिटीजन्स के केस में और 50,000 से ज़्यादा हो जाती है सीनियर सिटीजन्स के केस में. तो 40,000 का 10% या 50,000 मतलब सॉरी नॉट 40,000, 40,000 से जितनी भी ज़्यादा हो गई है या 50,000 से जितनी भी ज़्यादा हुई है उस पर आपको 10% का TDS कट जाता है. इफ द डिपॉजिटर डज नॉट प्रोवाइड देयर पेन, TDS इज डिडक्टेड एट 20%. तो अगर डिपॉजिटर ने, बैंक अकाउंट होल्डर ने अपना पैन कार्ड नहीं दे रखा है तो ये टैक्स डिडक्ट होने का की परसेंटेज जस्ट डबल हो जाती है. इंस्टेड ऑफ 10 इट इज़ नाउ 20. फ्रॉम Form 15G or 15H. If the total income of the individual is below the taxable limit, they can submit Form 15G for individuals below 60 or Form 15H for senior citizens to the bank to avoid TDS. अगर जो अकाउंट होल्डर है, जो डिपॉजिटर है, उसकी जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है तो वो बैंक को अपना फॉर्म 15G भर के दे सकते हैं जो कि 60 ईयर से नीचे हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो 15H फॉर्म भर के दे सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड TDS. अदरवाइज आपका ये TDS बैंक ऑटोमेटिकली कट कर देता है इफ़ यू हैवंट फिल्ड द फॉर्म 15G और 15H. Saving account interest. Interest income. Interest earned from a savings account is taxable under income from other sources. ये भी हम जानते हैं कि सेविंग बैंक से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसमें भी जो इंटरेस्ट हमें मिलना है वो भी टैक्सेबल है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो इसमें हमें एक एग्जेम्पशन मिलती है दैट इज अंडर सेक्शन 80 TTA. Individuals below 60 years and Hindu undivided families HUFs can claim a deduction up to
₹10,000 ऑन इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम सेविंग अकाउंट। अगर आपको 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फॉर सीनियर सेक्शन सिटीजन्स उसका सेक्शन बन जाता है 80TTB विच अलाउज अ डिडक्शन अप टू ₹50,000। इसमें ₹50,000 तक का डिडक्शन अलाउड है, इसमें डिडक्शन अलाउड है ₹10,000 तक का। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, इंटरेस्ट इनकम PPF में क्या है, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम अ PPF अकाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर 10(11) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10(11) के अंडर ये जो इंटरेस्ट इनकम हमें जनरेट हो रही है PPF अकाउंट से वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री है। टैक्स डिडक्शन, contributions to PPF are eligible for tax deduction under section 80C up to a limit of rupees 1.5 lakh per year। 1.5 लाख पर ईयर तक अगर आप कंट्रीब्यूशन PPF में कर रहे हैं, एक साल में 1.5 लाख तक वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आपको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC, इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन NSC इज टैक्सेबल। हाउएवर द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड डीम टू बी री इन्वेस्टेड। क्या है ये, इसमें ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल है और ये इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है एनुअली और ये री इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, दस क्वालिफाइंग फॉर अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सो इस पे जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो 80C की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। फाइनल ईयर का इंटरेस्ट जो होगा, द इंटरेस्ट ऑन फाइनल ईयर डज नॉट क्वालिफाई फॉर री इन्वेस्टमेंट एंड मस्ट बी रिपोर्टेड एज टैक्सेबल इनकम। देखो अगर आप री इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं इंटरेस्ट का उसी में तो ये 80C की डिडक्शन आपको मिल रही है, और अगर आप री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं विच इज़ नॉट इवन अलाउड इन द लास्ट ईयर तो वो सीधे हमारा जाता है टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाता है। किसान विकास पत्र KVP, इंटरेस्ट इनकम क्या है, इंटरेस्ट अर्न ऑन KVP इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देयर इज नो TDS ऑन KVP पे कोई TDS नहीं कटता। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम प्रॉमिस, इसमें इंटरेस्ट जो मिल रहा है इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम प्रॉमिस इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देयर इज नो TDS ऑन प्रॉमिस। KVP पे कोई TDS नहीं है और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पे भी कोई TDS नहीं कट रहा। फिर है हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, इसमें जो हमारा इंटरेस्ट अर्न करा जा रहा है फ्रॉम SCSS ये फुली टैक्सेबल है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इसमें जो TDS कट रहा है वो कट रहा है 10%। अगर आपका इंटरेस्ट एक्सीड कर रहा है 50,000 से, 50,000 तक कोई इंटरेस्ट वो TDS नहीं कटेगा, और अगर 50,000 से ज़्यादा आपकी अर्निंग हो रही है तो 10% का TDS डिडक्ट हो रहा है इन अ फाइनेंशियल ईयर। इफ़ द डिपॉजिटर डज नॉट प्रोवाइड द पेन देन दिस TDS इज डिडक्टेड एट 20%। फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन सबमिट कर सकते हैं टू अवॉइड TDS इफ देयर टोटल इनकम डजंट फॉल अंडर द टैक्सेबल लिमिट। सुकन्या समृद्धि योजना SSY, ये क्या है, इसमें इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम SSY इज एग्जाम फॉर टैक्स अंडर सेक्शन 10(11)A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें जो टैक्स डिडक्शन हो रहा है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSY आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अप टू अ लिमिट ऑफ ₹1 lakh पर ईयर। Bonds and debentures, government bonds, interest on government bonds is taxable under income from other sources. Some bonds may have specific tax exemptions. कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में टैक्स एग्जेम्पशंस हैं और कुछ क्वालिफाई करते हैं वो टैक्सेबल भी हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट अर्न ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। TDS इज डिडक्टेड इफ इंटरेस्ट एक्सीड ₹50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट इनकम हो जाता है फ्रॉम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तब वो इनकम आपकी टैक्सेबल होती है। RBI saving bonds, interest income from RBI saving bonds is taxable under income from other sources. इसमें जो आपका TDS कट रहा है that is deducted at the rate of 10% if the interest exceeds ₹10,000 in a financial year। अगर आपका 10,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट इनकम हो जाती है तो उस पर 10% का TDS कट जाता है ऑन द एक्सटेंडेड इनकम।
So, in total, interest income in India is generally taxable and must be reported under income from other sources. When filing income tax returns, specific exemptions and deductions are available for certain types of interest bearing instruments that are being discussed with you, and understanding this can help in effective tax planning. It is crucial to declare all interest income and ensure compliance with the tax regulations to avoid penalties. आपको रेगुलरली टैक्स अपनी कंप्लाइंस करनी चाहिए, टैक्स रेगुलेशंस आपको मानने चाहिए और फुली जो जो इनकम आपसे डिस्क्लोज करने को बोली गई है वो फुली डिस्क्लोज करनी चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड दी पेनल्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड इनकम इन इंडिया। डिविडेंड इनकम इन इंडिया इज सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक टैक्स रेगुलेशन। अब मैं कुछ ओवरव्यू डिस्कस करूंगी कि इंडियन टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग डिविडेंड इनकम कैसी होनी चाहिए। Dividend income fully taxable as of financial year 2021. Dividend income is fully taxable in the hands of the recipient under income from other sources. So tax rates है इसमें dividend income is taxed at individuals applicable income tax slab rates. डिविडेंड में भी डिविडेंड इनकम में भी आपका टीडीएस कट जाता है। कैसे कट कर रहा है? थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है उसकी, इफ द डिविडेंड इनकम फ्रॉम अ कंपनी और म्यूचुअल फंड एक्सीड ₹5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, 5,000 रुपये से अगर आपको ज़्यादा एक ईयर में डिविडेंड इनकम हो जाती है तो आपका टीडीएस 10% के रेट से डिडक्ट हो जाएगा। Due to COVID-19 relief measures, the TDS rate was temporarily reduced to 7.5% for dividends distributed between May 14, 2020 and March 31, 2021. Currently, the TDS rate stands at 10%. कोविड के टाइम पे कोविड रिलीफ देने के लिए ये टीडीएस का रेट हट के 7.5% हो गया था। कब तक हुआ था? इसका टेन्योर रहा था मई 14, 2020 और मार्च 31, 2021 तक। जो भी डिविडेंड डिक्लेयर हुए थे उस पर जो अगर वहाँ 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा का डिविडेंड इनकम हुई थी एक साल में तो वहाँ पे जो टीडीएस का रेट था वो अप्लाई हुआ था 7.5%, बट इट इज़ नाउ करेंटली इज़ 10%. No TDS for resident individuals. If the total dividend income is less than ₹5,000 in a financial year, no TDS is deducted. अगर किसी पर्सन की जो डिविडेंड इनकम है वो एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 से कम है तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी आपको मतलब यही कहने का मतलब है कि अगर आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही यही है, बस अदर सोर्सेस ही हैं और आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो आप टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते हो, देन यू कैन सबमिट फॉर्म 15G फॉर द नॉर्मल पर्सन इंडिविजुअल्स दैट आर बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज। और अगर आपकी एज एक्सटेंड कर रही है अबव 60 ईयर्स ऑफ एज और आप टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते हो और आपकी डिविडेंड इनकम 5,000 से ज़्यादा हो रही है और आपको टीडीएस नहीं कटवाना है, देन यू कैन फिल इन द फॉर्म 15H। एडवांस टैक्स लायबिलिटी कब बनेगी? इंडिविजुअल रिसीविंग सब्सटेंशियल डिविडेंड इनकम मे नीड टू पे एडवांस टैक्स, स्पेशली इफ द टोटल लायबिलिटी एक्सीड्स ₹10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा आप डिविडेंड इनकम अर्न कर रहे हैं या उसके ऊपर इससे ज़्यादा आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको वो टैक्स एडवांस में ही पे करना होगा। फेलियर टू पे एडवांस टैक्स कैन रिजल्ट इन इंटरेस्ट पेनल्टीज अंडर सेक्शन 234B एंड 234C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब आती हमारी बारी डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज की। So, dividend received from foreign companies are fully taxable in India. Such income is taxed at individuals' applicable slab rate. Foreign tax credit: if the tax is deducted in the foreign country, the taxpayer can claim a foreign tax credit under Section 90 or Section 91. अगर आपको आपने उस डिविडेंड इनकम पे फॉरेन में ही टैक्स दे दिया है तो आपको टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 90 एंड 91, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DDAA बिटवीन इंडिया एंड द फॉरेन कंट्री। अगर दोनों के बीच में कोई डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन अप हो रखा है तो आप उनको उसका एडवांटेज मिल सकता है।
अब इसमें कितनी टैक्स रिडक्शन मिल सकती है और एग्जेम्पशंस कितनी हो सकती है. सो नो डिडक्शन एज पर सेक्शन 80M. Domestic companies can claim a deduction for the amount of dividend received from another domestic company to extend to dividend distributed the recipient company. वैसे तो कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, कोई एग्जेम्पशन भी अलाउड नहीं है. अर्लियर डिविडेंड्स वर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स अप टू ₹10 सेक्शन 1034 एंड 1035. लेकिन अब इसमें ये जो एग्जाम्पशन है ये भी रिमूव करी जा चुकी है इन द फाइनेंस एक्ट 2020 में. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT ये हमारा एबॉलिश हो गया है. The companies were required to pay on the dividend distributed was abolished in the Finance Act 2020. Now dividends are taxed in the hands of the recipient at the applicable income tax rate. कंपनी के एंड पे अब डिविडेंड टैक्सेबल नहीं है, अब ये इनकम टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ द रिसिपिएंट हु इज अर्निंग दिस. वो इसके ऊपर टैक्स पे करेगा. अब इसलिए आपको रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल करनी है. ऑल डिविडेंड इनकम मस्ट बी रिपोर्टेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज while filing income tax returns. So TDS returns can be verified through form 26AS. 26AS के अंदर आपको ये सब डिस्क्लोज करना है. Dividend income under income from other sources. So dividend income in India is now fully taxable in the hands of the recipients at their applicable income tax slab rates. TDS is deducted at 10% if the dividend income exceeds ₹5,000 in a financial year. Individuals must ensure proper reporting of dividend income and compliance with advanced tax requirements to avoid penalties. Abolition of the dividend distribution tax (DDT) has shifted the tax liability for companies to the shareholders, making it crucial for the taxpayer to understand and manage their dividend income effectively. So अब ये बॉल इन्वेस्टर्स के कोर्ट में है. अब उन्हें समझना होगा, उन्हें ही समझना है कि कौन से सोर्सेस से वो डिविडेंड अर्न कर सकते हैं और अपने कैसे इस टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस the financial planners. Tax implication of receiving dividend in India क्या है? The tax implication of receiving dividends in India have undergone significant changes in recent years. अब मैं उनका कुछ डिटेल्ड ओवरव्यू आपको दूंगी फॉर करंट टैक्स ट्रीटमेंट फॉर डिविडेंड्स. सबसे पहले टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम. मैंने आपको बताया कि टैक्सेबल हैंड किसके हैंड्स में है ये. अब कंपनी के हैंड में टैक्सेबल नहीं है, इट इज़ टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द रिसिपिएंट्स. और एज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 डिविडेंड इनकम इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर sources. Applicable tax rate इसमें है the dividend income is taxed at the individual's applicable income tax slab rates. This means the rate can vary from 5 to 30% depending on the total taxable income of the individual. अब TDS एट सोर्स कैसे करता है, तो मैंने आपको बताया ये थ्रेशोल्ड उसमें है 10% dividend income if the total amount received from a company or mutual funds exceeds ₹5,000 in a financial year. तो टेम्परेरी डिडक्शन करी गई थी कोविड-19 की वजह से फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन May 14, 2020 and March 31, 2021. The TDS rate was reduced to 7.5%. However, it reverted back to 10%. Thereafter, no TDS for resident individuals. ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए कोई TDS सिलेक्शन नहीं हुई थी. नो TDS is deducted if dividend income is less than ₹5,000 in a financial year from a company or mutual fund. Submission of Form 15G or 15H. Individuals whose total income is below the taxable limit can submit Form 15G for individuals below 60 or Form 15H for senior citizens to avoid TDS. एडवांस टैक्स आपको देना है. इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टिंग टू रिसीव substantial dividend income may need to pay advance tax if their total tax liability exceed ₹10,000 in a financial year. इंटरेस्ट पेनल्टीज आपको पड़ती हैं अगर आप नहीं पे कर सकते इसे. तो फेलियर टू पे एडवांस टैक्स कैन रिजल्ट इन इंटरेस्ट पेनल्टीज अंडर सेक्शन 234B एंड 234C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज. फॉरेन कंपनीज के केस में क्या हुआ था? Dividend received from foreign companies are fully taxable in India at recipient applicable income tax slab rates. Foreign tax credit के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं in order to avoid the double taxation.
tax is deducted at source in foreign country, the taxpayer can claim a foreign tax credit under Section 90 or Section 91, subject to the provisions of the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) between India and the foreign country. Deduction under Section 80M for domestic companies. Section 80M allows domestic companies to claim a deduction for the amount of dividend received from another domestic company. अगर ये डोमेस्टिक कंपनी किसी और डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव कर रही है तो वो एटीएम की डिडक्शन को ले सकती है, to the extent that the dividend is further distributed to its shareholders within the same financial year. पर उसमें कंडीशन एप्लीकेबल है, वो ये है कि जितना उसने डिविडेंड रिसीव किया है वो पूरा का पूरा उसी साल अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT ये एबॉलिश हो गया है. द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दैट कंपनीज वर रिक्वायर्ड टू पे ऑन द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कंपनी को डिविडेंड टैक्स देना पड़ता था, जो डिविडेंड उसने दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, उस पर उससे जो टैक्स देना पड़ता था ये एबॉलिश कर दिया गया है इन द फाइनेंस एक्ट 2020. अब नाउ डिविडेंड्स आर टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट्स. एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्या है? Prior to the Finance Act 2020, dividends were exempt from tax in the hands of the shareholders up to rupees 10 lakh under Section 1034 and 1035. This exception has been removed to making all dividend income taxable. पहले क्या था कि 10 लाख रुपए तक की डिविडेंड इनकम हमारी टैक्स फ्री थी, टैक्सेबल नहीं थी, बट अब ये एग्जेम्पशन हटा दी गई है. Reduction currently no specific deductions are available for dividend income except for the deduction under Section 80M for domestic companies. अब आपको करना है, रिपोर्टिंग करनी है हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न की, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ऑल डिविडेंड इनकम मस्ट बी रिपोर्टेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. द इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन है इसका. टैक्स पेयर्स कैन वेरीफाई द TDS डिटेल्स रिलेटेड टू डिविडेंड इनकम फ्रॉम द फॉर्म 26AS. So in sum up, I will say the taxation of dividend income in India has shifted from the company to the individual shareholders. Dividends are now fully taxable in the hands of recipients at their applicable income tax slab rates. TDS is deducted at 10% of the dividend income exceed rupees 5,000 in a financial year. Individuals must ensure proper reporting and payment of taxes on dividend income, including advance tax if applicable, to avoid penalties. The abolition of dividend in distribution tax (DDT) means the tax burden has shifted to the shareholders, making it crucial for taxpayers to understand and manage their dividend income effectively. अब हम बात करेंगे एक अदर सोर्स की, दैट इज रेंटल इनकम इन इंडिया. रेंटल इनकम क्या है? Rental income refers to the earnings an individual or entity receives from leasing or renting out a property. अगर आप एक प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहे हैं, लीज आउट कर रहे हैं, उससे आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपकी रेंटल इनकम में आएगी. दिस कैन इंक्लूड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज और लैंड. Rental income is a common source of passive income and is subject to taxation under the head income from house property in the Indian Income Tax Act. अब कुछ सोर्सेस आपको बता रहे हैं, जैसे हमारे पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, हाउस है जिसको आपने रेंट आउट कर रखा है, अ हाउस टू द टेनेंट्स. अपार्टमेंट है, फ्लैट्स हैं, लीजिंग अपार्टमेंट और फ्लैट फॉर रेसिडेंशियल पर्पजेज, आपने उसे लीज आउट कर रखा है. शेयर्ड अकोमोडेशन है, रेंटिंग आउट पोर्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सच एज इंडिविजुअल रूम्स टू मल्टीपल टेनेंट. एक एक रूम आपने अलग अलग टेनेंट को दे दिया या शेयर्ड बेसिस पे दे दिया. एक ही रूम में कई सारे लोग रह रहे हैं जिनसे अलग अलग आप रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो शेयर अकोमोडेशन के केस पे भी आपको रेंटल इनकम हो सकती है. कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, आपके पास ऑफिस स्पेसेस होते हैं, लीजिंग ऑफिस स्पेसेस टू बिजनेस और प्रोफेशनल्स हैं. रिटेल आउटलेट्स हैं, जैसे रेंट आउट शॉप्स हैं, स्टोर्स हो गए और अदर रिटेल स्पेसेस हैं. वेयर हाउसेज है हमारे पास, प्रोवाइडिंग वेयर हाउस स्पेस फॉर स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक पर्पजेज है. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, लाइक फैक्ट्रीज हो गई, लीजिंग फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. इंडस्ट्रियल शेड्स है, रेंटिंग आउट इंडस्ट्रियल शेड्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल यूजेस, दैट इज एग्रीकल्चर लैंड है, लीजिंग एग्रीकल्चर लैंड फॉर फार्मिंग और कल्टिवेशन. नॉन एग्रीकल्चर रेंट है, रेंटिंग आउट लैंड फॉर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पजेस.
अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास कई सारी, वैकेशन रेंटल होते हैं, दैट इज़ रेंटिंग आउट प्रॉपर्टीज़ ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस सच एज थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक एयरबीएनबी, कम्युनिटी हॉल्स है, बैंकेट हॉल्स हैं, लीजिंग स्पेस फॉर इवेंट्स, फंक्शंस एंड गैदरिंग्स हैं। तो इतनी टाइप की वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, इतने टाइप के वैरायटी ऑफ वेज है जिससे आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अलग अलग पर्पसेस के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी को लीज कर सकते हैं, रेंटल इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। तो अब उस जो रेंटल इनकम आपको जनरेट हो गई है उसके लिए टैक्सेबल ट्रीटमेंट क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। तो रेंटल इनकम इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन अंडर द इनकम टैक्स, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। हियर आर सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रेंटल इनकम। सबसे पहली बात आपको जाननी होगी कि उसकी एनुअल वैल्यू क्या है। अब एनुअल वैल्यू क्या होती है? द इनकम वैल्यू फॉर हाउस प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एनुअल इनकम। जो आपकी इनकम उस हाउस प्रॉपर्टी से हुई है उसे डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि उसका बेस है एनुअल वैल्यू विच इज़ हायर ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। जो आप एक्चुअल में रेंट रिसीव कर रहे हैं या जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है, उन दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी वो एनुअल वैल्यू बनती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू इज अलाउड फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। 30% इस नेट एनुअल वैल्यू को आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो आपको मनी रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए भी लगाना पड़ता है। सो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, deduction for interest paid on home loans can be claimed under section 24B. The maximum deduction for self-occupied property is rupees 2 lakh per year। 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं अगर आप उस प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हैं और वो उसके लिए आपने लोन लिया हुआ है और आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आपका माफ़ कर दिया जाएगा। फॉर लेट आउट प्रॉपर्टीज़ द एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट इज डिडक्टेबल। जबकि लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो सारा का सारा आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा। Municipal taxes. Municipal taxes paid during the financial year can be deducted from the gross annual value to arrive at the net annual value. Municipal taxes आप माइनस कर देते हैं। Vacancy period है हमारा, if the property remains vacant for part of the year, the annual value can be reduced proportionately। ये माना गया है कि अगर आपका प्रॉपर्टी कुछ समय तक के लिए वैकेट रही, आपके कोई टैलेंट नहीं मिला, तो आपको रेंटल इनकम भी नहीं हुई, तो आपको वो पार्ट भी आपको अपनी वैकेंसी पीरियड अपने नेट एनुअल वैल्यू में से आप माइनस कर सकते हैं। कैलकुलेशन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ समझना ज़रूरी है। एक होती है रेंटल इनकम कैलकुलेट करना। अभी आप ये देखिए कि हमने नेट एनुअल वैल्यू कैसे डिसाइड करी थी। हमने नेट एनुअल वैल्यू डिसाइड करी है कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो आपको एक्चुअल में मिल गया या एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, दोनों में से जो भी हायर हो। तो ये तो हमने हर मंथ का स्पेसिफाई कर दिया ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी एनुअल वैल्यू तो बढ़ गई, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें ज़्यादा वैल्यू पे टैक्स देंगे ही देंगे। बट अगर वो हमारी प्रॉपर्टी किसी भी रीज़न की वजह से वैकेट रह जाती है तो हमें एक्चुअल में तो कोई रिटर्न ही नहीं मिला ना, हमारी इनकम ही नहीं हुई है। तो जब इनकम ही नहीं हुई है तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आपकी बात मान ली, आप अपना वैकेंसी पीरियड जितना भी रहा है उससे उतने प्रोपोर्शन से आप अपनी एनुअल वैल्यू को कम कर लीजिए। सो जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो होता कैसे है। सबसे पहले आप देखते हैं अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती है हमारी हायर ऑफ द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, दोनों में से भी जो भी ज़्यादा हो। उसमें से हम माइनस कर देते हैं अपने म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। वी डिडक्ट द म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर टू अराइव एट द नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से हम माइनस करते हैं अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शन को, दैट इज डिडक्ट 30% ऑफ द एनएवी एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसमें से माइनस करते हैं फिर हम इंटरेस्ट ऑन होम लोन को, दैट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन होमलेस, जो सब्जेक्ट लिमिट है हमारे सब्जेक्ट टू लिमिट्स मैक्सिमाइज स्पेसिफाइड, वो एक सर्टेन लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन आप ले सकते हैं। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज यू हैव अ रेंटल प्रॉपर्टी विद द फॉलोइंग डिटेल। एक्चुअल रेंट रिसीव इसका है 12,000 रुपीज़ पर मंथ का। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है 15,000 रुपीज़ पर मंथ का। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड है 10,000 के और इंटरेस्ट ऑन होम लोन ये पे कर रहे हैं 1,50,000 रुपीज़। तो अब बताइए दोनों में से कौन सी वैल्यू जाएगी? जीएबी क्या बनेगी?
एक्चुअल रेंट या रीजनेबल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज इट इज़ हायर। तो हमारी 15,000 इंटू 12 हमारी हो गई GAV, दैट इज़ 1,80,000 हायर ऑफ द एक्चुअल रेंट और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हमारा ज़्यादा था, इसलिए हमने GAV उसको माना है। उसमें से हम माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, जो कि हैं आपके ₹10,000, हमने माइनस कर दिए। उसके बाद आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे 30% ऑफ दिस अमाउंट, तो ये आ गई हमारी 51,000। उसमें से अब हम माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, दैट इज़ 1,50,000। तो टैक्सेबल रेंटल इनकम आ जाएगी आपकी 1,70,000 माइनस 51,000 माइनस 1,50,000, दैट इज़ ₹31,000 लॉस फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब मुझे इनकम नहीं हुई बल्कि उल्टा और लॉस हो रहा है। दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम इन द सेम ईयर। जो अदर हेड ऑफ इनकम है आपके सैलरीज हो गए, प्रोफेशन हो गए, जिससे भी आप इसको सेट ऑफ करना चाहें आप सेम ईयर में उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड फॉर अप टू 8 years टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन फ्यूचर ईयर्स। और फ्यूचर ईयर्स में इसे आप फ्यूचर 8 years तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं अंडर फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। So, in sum up, rental income in India comes from various sources, including residential, commercial, and industrial properties, as well as land. It is subject to taxation under the head income from house property, with various deductions available to reduce the taxable amount. So, proper calculation and understanding of the deductions can help optimize tax liability or rental income. So, thank you. I appreciate you all for being with me till now. Thank you. Thank you all.